Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is about the relative atomic mass, which is on page number 18. As you know that what is the meaning of relative? Relative means comparison, or we say relate. So before the discussion of the relative atomic mass, first I have to discuss the atomic mass, the difference between the atomic mass and the mass number. Now what is mass number? It is the sum of protons and neutrons. While what is the atomic mass? It is the average of atomic masses of atoms of an element with their abundance. This definition can be explained through a very simple example and through a concept of isotope. As we previously discussed about the isotope, that what is isotope? It is an atoms of an element whose atomic number is same but the mass number is different. Like here is the example of hydrogen. हाइड्रोजन के अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 आइसोटोप्स गिवन है. एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है विद 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन जब हम मास नंबर देख रहे हैं तो मास नंबर तीनों के डिफरेंट हैं विद एटॉमिक मास नंबर 1, 2 एंड 3. ये प्रीवियसली आप डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, तो इसमें जो आपके पास सबसे ज़्यादा जो एबंडेंस किसे कहते हैं? एबंडेंस मीन्स पाया जाना. सो हाइड्रोजन विद द मास नंबर 1 इज़ मोर एबंडेंटली प्रेजेंट ऑन अर्थ, which is 99.985%, while the second one is 0.015% and the third one is very rare. अब इनके परसेंटेजेस के हिसाब से और इनके जो आपके पास एटॉमिक मासेस के हिसाब से क्या किया जाता है कि इनकी डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं, और वो भी इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है एवरेज एटॉमिक मास, आप उसमें देख लेंगे कि कैसे इनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं आइसोटोप में एटॉमिक मासेस की और साथ में उनकी एबंडेंस की, एंड देन उससे आपके पास एटॉमिक मास की वैल्यू आती है दैट इज़ 1.0079 AMU. AMU इसलिए लगाया है बिकॉज AMU इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. जबकि मास नंबर जो था वो क्या था? वो था द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसमें कभी भी हमारे पास उसके लिए कोई भी यूनिट नहीं लगता. अगर नेक्स्ट वन आप देख लें मास नंबर, तो मास नंबर अगर हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब प्लस करना. प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 0, तो मतलब उनका जो मास नंबर बनता है वो 1 है. ये एक्चुअली दोनों एग्जैक्टली हम कहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल इक्वल ही होती हैं. अब 1 और फिर 1.0079 एग्जैक्टली इक्वल ही हैं, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप्स के और उनके एबंडेंस की कैलकुलेशन से आता है, जबकि जो मास नंबर है दैट इज़ जस्ट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब जब हम इसका सेकेंड वन इसका डिफरेंस देखते हैं तो सेकेंड वन डिफरेंस में हम क्या कहते हैं कि जब भी जो मास नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर्स में होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है. 1 होगा, फिर 4 होगा, लाइक 6 है, 7 है, तो ये होल नंबर्स में होती है. जबकि जो एटॉमिक मास है वो आपके पास होल नंबर में भी हो सकती है, वो आपके पास डेसिमल में भी हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में भी आ सकती हैं. सो ये आपके पास मास नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस था. रिलेटिव एटॉमिक मास समझाने से पहले इनका डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी था. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास? मतलब एटॉमिक मास को रिलेट करना या हम कहते हैं कंपैरिजन करना. एटॉमिक मासेस का कंपैरिजन करना वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ेंगे. 3. As you know that atom value is very small, so to measure the atom it is very difficult, because if we take the value of an atom in grams, so it would be a very small value, that is from 10 raised to power minus 24 to 10 raised to power minus 22 ग्राम. बहुत स्मॉल वैल्यू होती है एटम की, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है. तो अगर हम उसको मेजर करेंगे तो इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. 10 raised to power minus 24 का मतलब कि अगर आप उससे पहले ज़ीरोज़ लगाते जाएं, 0 0 0 0 एंड देन एट द एंड आपके पास 1 आएगा. सो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. सो साइंटिस्ट के लिए इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और एटम को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और स्पेशली ग्राम्स में. तो फिर ये जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए बहुत टफ था. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने एटम्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनको कंपेयर करना शुरू किया.
एक स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एटम क्या होते हैं, जो कि जिनकी वैल्यू हमारे पास नोन होती है। लाइक अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल दूं, जैसे कि हम लोग क्लास में अक्सर जिक्र करते हैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लेकर, हम कहते हैं आप इसकी तरह बने। तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि हर टीचर को पता होता है कि वो सब्जेक्ट के लिहाज से कैसा है। ऐसे ही सेम जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर दें, तो आपने देखा होगा कि वो 1 kg का बोल्ट रखता है और उसके साथ फिर वो चीनी को मेजर करता है। तो सेम इसी तरह जो है आपके पास जो है एटॉमिक मासेस जो हैं उनको भी कंपेयर किया गया किसी एक स्टैंडर्ड वन एटम के साथ, ताकि पता चले कि कौन सा एटम कितना उससे हैवी है या उससे उसका वेट कम है। अब अगर हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें इसकी रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए कि किस एलिमेंट्स को पहले कंपैरिजन के लिए लिया गया था, तो इसमें आपके पास जो है सबसे पहले कंपैरिजन के लिए जो एज अ स्टैंडर्ड लिया गया था वो पहले हाइड्रोजन को लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था, वो 1 था। फिर ऑक्सीजन को लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था। लेकिन इनके साथ जो है वो काम करना मुश्किल हो रहा था साइंटिस्ट के लिए, वो इसलिए क्योंकि एक तो दोनों जो है थे वो हमारे पास गैसेस थे और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, और दूसरा ये कि इनके जो एटॉमिक मासेस थे वो डेसिमल में थे, वो पॉइंट्स में थे। लाइक जिस तरह आप लोगों ने हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा दैट इज़ 1.0079 और ऑक्सीजन का 15.99 है। सो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, देन बाद में इसको चेंज करके 1961 में कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। उसकी वजूहात क्या थी, क्योंकि जो कार्बन था एक तो वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसको 10 साल बाद 20 साल बाद देखें तब भी वो उसी स्टेट में होगा। और दूसरी बात ये कि जो आपके पास कार्बन 12 है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एटम है, क्योंकि कार्बन 12 जो है मतलब जो कार्बन है उसके भी आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो कार्बन 12 है। तीसरी बात ये थी कि इसकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, दैट इज़ 98%, जबकि जो कार्बन 13 और 14 है वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए, और साथ में इसका फोर्थ वन रीज़न ये भी था कि इसका जो एटॉमिक मास था वो एग्जैक्टली 12 था, जिसकी वजह से उन्होंने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया और बाकी जो एटम्स थे उनके साथ इनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर किया, जिससे पता चला कि कौन सा जो है एटम वो कार्बन से हैवी है और कौन सा जो है वो कार्बन से उसका जो वेट है वो कम है। यहाँ पर उन्होंने एक स्केल आपको दिखाया गया है, यहाँ पे कार्बन 12 है और उससे फिर उनको पता चला था कि हाइड्रोजन जो है वो उससे जो है तो वेट में बहुत कम है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसका वेट ज़्यादा है। अब अगर इस साइड डिस्कशन के बाद क्या हुआ, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। सो कंपैरिजन में कैसे जो है तो इन्होंने डिफ़ाइन किया है दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12. Before explaining the definition of relative atomic mass, first we have to discuss the atomic mass unit, so you will better understand this definition. Okay, atomic mass unit. Now we are discussing about the atomic mass unit. As we previously discussed that atomic mass unit is the unit of relative atomic mass. सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने एटॉमिक मासेस को जो है हम कहते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में वो लोग नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो जो यूनिट था वो बड़ा था। जितना यूनिट बड़ा होता जाता है उतनी उसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल होती है। लाइक आप सिंपल एग्जांपल ले, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो ग्राम से जो है वो केजी का यूनिट बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी हो गई, 1 हो गई। ग्राम उससे छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, 1000। लेकिन जो एटॉमिक मास है, जो हमारे पास जो स्पेशली जो एटम्स हैं वो बहुत माइन्यूट हैं, तब हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि उनको मेजर करना इतना मुश्किल था, और ग्राम्स और किलोग्राम्स में तो उनके साथ फिर उनकी वैल्यूज़ बहुत छोटी आ रही थी। सो ग्राम से भी एक छोटा जो है तो यूनिट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ AMU, विच इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, दैट एटॉमिक मास यूनिट is actually the 1/12 the mass of one carbon atom.
क्या मतलब हुआ इसका 112 मीन्स एक कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन का जिक्र यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है और कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज़ 12। तो वो 12 जो है उसके देखें आपके पास उसके 12 मतलब यूनिट्स हैं, मतलब ये कार्बन है और कार्बन 12 यूनिट्स से बना हुआ है। तो इसका जो कार्बन का ये 12वां हिस्सा, इसको साइंटिस्ट ने किसके इक्वल लिया, इक्वल्स टू 1 AMU, मतलब ये 1 AMU के बराबर है। लेकिन अब इस 12 यूनिट्स को 1 AMU के बराबर तो ले लिया गया, मतलब हर एक यूनिट, ये भी 1 AMU, ये भी 1 AMU, ये भी 1 AMU, तो मतलब ऑन द होल जो कार्बन है वो इक्वल है 12 AMU के। अब ये जो 1 AMU है ये हमें तो पता नहीं कि ये कितने ग्राम्स के बराबर है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम्स। सो उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे पहले इसी डेफिनेशन को हम देखते हैं और इसी डेफिनेशन में सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, मीन्स आप इसको एज अ फार्मूला लेंगे कि इसमें पहले सबसे पहले आपने फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मीन्स एक कार्बन एटम का मास क्या होगा, मीन्स 1 यूनिट का मास, 1 एटम का। हम ऑन द होल एटम्स की बात नहीं करते, हम एक एटम की बात कर रहे हैं कि एक एटम कितना होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपके पास एवोगाड्रो नंबर का और मोल का था। तो वो उसकी वजह जो थी वो रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले उसकी डिस्कशन की वजह यही थी कि वो यहाँ पर मोल और एवोगाड्रो का जिक्र आ रहा था। तो उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए वो ज़रूरी था हमारे लिए कि हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने मास ऑफ 1 कार्बन एटम फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब ऑन द होल जो कार्बन 12 है उसको हम लोगों ने कहा था कि 1 मोल जो है अगर हम उसका एटॉमिक मास लें और एटॉमिक मास के साथ ग्राम्स ले लें तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। और सेम हमने ये भी कहा था कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कितने एटम्स होते हैं, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर विच इज़ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब अगर आप कार्बन लेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये 1 मोल है तो ये कितने के इक्वल है, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसको एटम्स के हिसाब से लेंगे सो दैट इज़ इक्वल्स टू द एवोगाड्रो नंबर विच इज़ 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर हम उसको ग्राम्स के हिसाब से लेंगे तो फिर ये 12 ग्राम के इक्वल है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों को ऑन द होल कार्बन का मास नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम का मास चाहिए कि एक एटम जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर है, मतलब वो जो एक AMU है वो कितने ग्राम्स के बराबर है। तो उसके लिए देखें एटम्स के नीचे एटम और ग्राम के नीचे ग्राम, मतलब 6.023 एटम्स थे तो एक एटम, इतने एटम्स में से एक एटम इतने में से कितने ग्राम्स के बराबर होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को आपके पास मल्टीप्लाई किया गया है 12 के साथ और x को मल्टीप्लाई किया गया है 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या चीज़ लेनी है, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x यहीं पर रहेगा, 6.023 असल में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल आप 12 को डिवाइड कर दें 6.023 पे तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 1.99। 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली माइनस में चेंज हो जाएगा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब अगर हम वो लास्ट वन डेफिनेशन देखें, अब यही फार्मूला था, मैंने आपको कहा था मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू क्या आई है 1.99 इंटू 10⁻23। अब सिंपल आप क्या करें, आप इसी फार्मूला में उस वैल्यू की पुटिंग कर दें। अब जैसे ही हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो है मास ऑफ 1 कार्बन एटम की वैल्यू वो हम लोगों ने फार्मूला में पुट कर दी, तो आप सिंपल क्या करें 1.99 को डिवाइड कर दें 12 पर, आपके पास आंसर क्या आता है 0.1658 इंटू 10⁻23। लेकिन आप लोगों ने फिज़िक्स में आप लोगों को शायद पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमेशा पॉइंट जो है वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आता है। तो ये पॉइंट जो है आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी जैसे यहाँ पर -1 आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा -24 ग्राम। तो मतलब आपके पास
जो 1 AMU है वो कितने ग्राम्स के बराबर है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मतलब ये जो 12 हिस्से हम लोगों ने किए थे, जो 12 यूनिट्स की बात हम लोगों ने की थी कार्बन एटम की, तो उसमें वो जो 1 AMU है दैट इज़ इक्वल्स टू द 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसको kg में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो आप इसके साथ -3 जो है तो वो ऐड कर देंगे, तो -3 से आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ 10⁻⁻27 और आपके पास ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट which is I think clearly explained to you now। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि हम इसकी डेफिनेशन आपको बाद में डिस्कस करते हैं, तो relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12। मीन्स आप किसी भी एटम का मास लें और आप उसके मास को डिवाइड कर दें मास ऑफ 1/12, मीन्स कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा था, जिसका जो आंसर, जिसका वो 1 AMU जो था, जिसका वो आंसर हमारे पास आया था दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। आप उसके साथ उसकी वैल्यू डालते जाएं, आपके पास सिंपल आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स इस तरह एटम्स को जो है तो वो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ कंपैरिजन में किया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास में। ये मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ द एग्जांपल इज़ अबाउट द सोडियम। सोडियम का जो मास नंबर है दैट इज़ 23। हमको पता है 23 क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो सिंपल उसका जो मास नंबर है दैट इज़ 23। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने कार्बन के लिए जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, आप सेम सोडियम के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम का जो है आपके पास 23 ग्राम्स, सेम जिस तरह हम लोगों ने कहा कि 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने होंगे 23 ग्राम्स, और वो 23 ग्राम्स आपके पास कितने एटम्स के इक्वल होंगे, अगेन एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि हमें सिर्फ एक एटम की वैल्यू चाहिए, तो वो एक एटम जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होगा, तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं कि 23 को आप डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पर। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 3.81 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि ये 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो ये इसकी जो है आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब जब हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखी थी तो उसकी डेफिनेशन में मैंने एज अ फार्मूला उसको लिखा था कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12। तो अगर हम ये वैल्यू देख रहे हैं तो ये कौन से एलिमेंट की वैल्यू है, दैट इज़ ऑफ सोडियम। सो दैट इज़ द मास ऑफ an atom of an element means the mass of an atom of sodium। सोडियम के एटम की ये वैल्यू हमारे पास आई है, तो आप सिंपल जो है तो उसको डेफिनेशन में डाल दें। डेफिनेशन में आप ये वैल्यू पुट कर दें 3.81 इंटू 10⁻⁻23, और फिर आप उसको डिवाइड कर दें 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, जिसकी हमारे पास जो इसमें हम लोगों ने AMU में लिया था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मीन्स जो कार्बन का 12वां हिस्सा था वो जिसके इक्वल था वो 1.66 के इक्वल था 10⁻⁻24। तो सिंपल आप क्या करें 3.81 को डिवाइड कर दें 1.66 पर, तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 2.29, और ये -24 जब ऊपर चला जाएगा सो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, सो -23 + 24। अब जब आप उसको प्लस माइनस माइनस होता है, आप 24 में से 23 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस, क्योंकि बड़े के साथ साइन कौन सा है, प्लस। तो सिंपल +1 है, तो आप जो है जो पॉइंट है आप उसको जो है तो यहाँ से रिप्लेस कर दें, आप उसको यहाँ पर, क्योंकि +1 को हटाना है तो यहाँ पर पॉइंट जो है तो वो अपनी जगह चेंज कर देगा, सो इट बिकम्स 22.9 AMU। AMU क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। आप पेज नंबर 67 पर पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, आपके पास जो सोडियम की वैल्यू लिखी होती है दैट इज़ 22.9 AMU।